अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा अहम मौजू है कि जिसकी बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि कोई हुकूमत कितनी कामयाब है या कितनी नाकाम है। आज हम पाकिस्तान की मईशत पे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज जो वफाकी वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की और बहुत इत्मीनान दिलाया उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कि आप घबराइए मत। इमरान खान साहब के ही जुमले को उन्होंने मुस्तार लेते हुए कहा कि घबराना नहीं है आपने, मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर जा रही है। वहीं रज़ाक दाऊद साहब ने भी कॉमर्स के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में आगाह किया, इंपोर्ट्स क्यों बढ़ी और इंपोर्ट्स के बढ़ने का जो उन्होंने एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर किया है कि वो मईशत पर क्या है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में इसको असेस करने की कोशिश करेंगे कि हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ना पाकिस्तान के लिए और किसी भी मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होता है। इंपोर्ट्स का बढ़ना कोई इतनी काबिल फख्र बात नहीं, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब ने आज एक तो नुक्ते बयान किए कि इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह क्या है और उनके बढ़ने से पाकिस्तान में रोजगार के मौके किस तरह से बेहतर हो रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी, ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की जाती है, जो कि बिलियन ट्री सुनामी से शुरू हुआ मामला और पाकिस्तान को दुनिया भर में इस पर भरपूर पजीराई मिली, जिस तरह से क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया और जिस तरह से डेवलप्ड ममालिक का जो किया धरा था वो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्क ने, बेचारा गरीब सा हमारा मुल्क, लेकिन जज्बे हमारे इस कदर रिच थे कि हमने बहुत थोड़े अरसे में 2016 से लेकर अब तक एक मिसाल कायम करके दिखा दी और आज ये वक्त आ गया है कि अल्लाह का शुक्र है, चलें किसी सेक्टर में तो पाकिस्तान की मिसाल डेवलप्ड वर्ल्ड देती है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि एनवायरनमेंट पर किस तरह से काम करना है, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से निबर्दाजमा होना है। सो प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज माहिर माशियात नस्ट के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बगैर किसी ताखीर के ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप शौकत तरीन साहब की इस मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक डगर पर चली गई है? उसके बाद जरा फिगर्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, गालिबन शौकत तरीन साहब ने इस वजह से यह बात की है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख रही हैं कि जो इस वक्त ज्यादा परेशानी है पाकिस्तान को, वो एक तो तेल की कीमत आलमी मंडी में काफी बढ़ गई थी जी, दूसरे एक कि बहुत सारी कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ी हुई थी। तो अब जब कोई चीज एक अननेचुरल तरीके से बढ़ रही होती है तो फिर वो उसका उतार भी होता है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत भी काफी नीचे की तरफ आ गई है। ये 85-86 डॉलर बैरल था और ये तकरीबन अब 70 से नीचे आ गया, 68-69 डॉलर बैरल है। तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा उससे रिलेटेड। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जो इंपोर्ट करने के लिए रखी हुई थी, कर रहे थे, जिसमें खाने पीने की चीजें थी, गंदम था, चीनी वगैरह। अब चूंकि चीनी के क्रशिंग सीजन शुरू हो गई है तो वो गालिबन अब उतने इंपोर्ट नहीं होंगे जितना उन्होंने रखा हुआ था टारगेट में, तो वहां से भी आपको बचत होगी। दूसरी चीज यह है कि दुनिया में बहुत सारी जो और भी कमोडिटी के प्राइसेस है, जैसे कोल वगैरह है, हम बिजली बना रहे हैं कोल से पाकिस्तान में, तो वो बहुत 270 डॉलर पर टन पे चला गया था, वो गिर के अब 140 डॉलर पर टन पे आ रहा है। तो वहां से भी हमें इंपोर्ट में कमी मिलेगी। बहुत सारे आइटम जो बढ़ गए थे अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चीजें अब इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बेहतर हो रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये उन्होंने आज काफी तफसील से कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए कि 2.5 से 3.5% पर चली गई हैं एक्सपोर्ट्स, उनमें इजाफा हुआ है। इंपोर्ट्स के हवाले से जो बात की गई तो एक शिकवा किया शौकत तरीन साहब ने कि ये जो 7.7 बिलियन डॉलर्स तक जब ये चली गई इंपोर्ट्स, तो हमें ये शिकायत की गई कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। आप चूंकि माहिर माशियात हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप मुझे और मेरी ऑडियंस को ये समझने में मदद दीजिए
कि आज जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स इस वजह से बढ़ी हैं, वैक्सीन हमने ज्यादा ली हैं, मशीनरी आई है, हमने बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है जिससे बिजनेसेस को फायदा हुआ है, जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, तो क्या आपको ये वाकई इन सब चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पर ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है और ये हमें कोई आगे बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि इंपोर्ट्स में आगे जाके कोई कमी आएगी? ठीक है, रज़ाक दाऊद साहब जब से वजीर तिजारत बने हैं, जी जी, कॉमर्स के जो एडवाइजर बने हैं जी, वो बड़े अंडर प्रेशर हैं। तो वो एक आइसोलेटेड सा नंबर लेकर उसी को तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे जब उन्होंने प्रेस से बात की तो उन्होंने एक्सपोर्ट का जिक्र किया कि एक्सपोर्ट देखिए $3 बिलियन के करीब हो जाएगा, इस महीने हुआ है और एक्सपोर्ट में काफी ग्रोथ होगी, लेकिन इंपोर्ट का जिक्र नहीं किया उन्होंने। ठीक है ना? तो उसकी वजह ये देखिए, मैं आपको मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं एक टीचर आदमी हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस वजह से हमारे इंपोर्ट में इजाफा हुआ है जी, उसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में भी इजाफा है। अच्छा। हम हर वक्त ये बात करते रहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, यही कहते रहते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट बढ़ा है वो इसलिए नहीं बढ़ा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा है, मशीनरी ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से नहीं है। जो इंपोर्टेड आइटम है, जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं जी, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ी हुई है। सही। तो हमारे इंपोर्ट में जो इजाफा है वो तकरीबन 76%, यानी 3/4 जो इजाफा है वो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने की वजह से है। बिल्कुल सही। 3/4 इजाफा। इसी तरीके से जब हमारे इंपोर्ट के आइटम के इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट के आइटम के भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं। सही। तो हमारे जो एक्सपोर्ट में आप इजाफा देख रहे हैं उसमें भी तकरीबन 3/4 70% के करीब वो प्राइस की वजह से बढ़ा हुआ है, क्वांटिटी की वजह से नहीं बढ़ा कि हमने कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बेची हैं। ठीक है। तो जो रीजन है हमारे इंपोर्ट के बढ़ने का, वही रीजन है हमारे एक्सपोर्ट के बढ़ने का। तो ये अब हम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब ये इंपोर्ट की प्राइसेस चूंकि इंटरनेशनल मार्केट पे नीचे आ रही है जी, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट का बिल गोइंग फॉरवर्ड लगता है कि कम हो जाएगा, जिसकी शौकत तरीन साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट भी उसी वजह से कम हो जाए, जिस वजह से इंपोर्ट कम होगा उसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है। पड़ेगा। तो ये है, हमें बात सही बतानी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और भी चीज का जिक्र किया आज शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस को, कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये जो ट्रेड गैप है, इसको ब्रिज करने के लिए एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में इजाफा बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो बाय योर डेफिनेशन, अगर हमारी इंपोर्ट्स कम होने से खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट्स भी उसी तरह से कम हो गई, तो फिर ये ट्रेड डेफिसिट किस तरह से हम इसको ब्रिज कर सकेंगे? सिर्फ रेमिटेंसेस पे तो नहीं हम तकिया कर सकते। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इसलिए कि इंपोर्ट का जो ग्रोथ है जी, वो तकरीबन दुगना है एक्सपोनेंशियल बढ़ी है बिल्कुल मुकाबले में, और इंपोर्ट का साइज बड़ा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो जब एक बड़ा साइज जो है और बहुत बड़े तादाद से बढ़ रहा हो, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो, तो वो ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ट्रेड गैप बढ़ा हुआ है, इसलिए इस किस्म के नंबरों पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। मैं ये बता दूं कि 3 साल से, आप यकीन करें कि सवा तीन साल हो गया है, आपके भी प्रोग्राम में, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम में मैं यही कहता रहा कि भाई वक्त की जरूरत है अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो कहते नहीं कि बस सब अपने अपने हाथ में मगन है, कोई परवाह नहीं किधर जा रहा। आप यकीन करें कि ये तकरीबन 36 महीने से ज्यादा हो गया मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, अभी भी कोई सीरियस तरीके से काम नहीं हो रहा है इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। अभी आएगा मिनी बजट जब, जिसमें हमारे FBR ने बताया है कि हमने बहुत सारे ड्यूटीज वगैरह को बढ़ाया है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई
काबिल जिक्र जो है, जब आएगा तो पता चलेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कमेंट कर सकूंगा। लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है, जो तजुर्बा मेरा कहता है कि हम कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हम ठीक है। चाहते हैं कि अगले साल, माली साल तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और खराब हो, ताकि हमें जस्टिफिकेशन मिले कि हम 23वें IMF प्रोग्राम की तरफ दोबारा जाएं, जो तकरीबन 22 अक्टूबर से शुरू होकर, यानी अक्टूबर 22 से शुरू होकर सितंबर 2025 तक जाएगा। उसकी तैयारी हो रही है मैडम, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। जब मुझे तकलीफ हो रही है, 3 साल से मैं कह रहा हूं, अगर मैं मिनिस्ट्री में होता तो मैं कर बैठता अब तक। 3 साल इंतजार नहीं करता इन सब चीजों का। सही। लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए अच्छा है कि IMF में जाना है, वाशिंगटन पे चक्कर लगता रहता है, वहां स्टेट डिपार्टमेंट में लोगों से मिल लेते हैं, ट्रेजरी में लोगों से मिल लेते हैं, बच्चों की सेटिंग वेटिंग भी करा देते हैं वहां पर, किसी को स्कॉलरशिप दिलवा देते हैं, किसी को वहां पर मतलब यह है कि ग्रेटर डिजाइन होता है हमारे लोगों में, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है कि हम IMF पे जाएं ना जाएं। आप यकीन करें कि मैं ग्रुप ऑफ लोगों को जानता हूं जो कहते हैं यार क्या है, फर्क है, ठीक है जाएंगे IMF में, लेकिन उन्होंने कभी IMF को डील नहीं किया है। ये मैं आपको बताऊं, इट इज टू इंसल्टिंग टू डील विद द IMF। यकीन करें आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि कितनी बेइज्जती होती है। कभी शौकत तरीन साहब से पूछें, जब ये अभी गए थे वहां पर, तो क्या उनके दिल पे गुजर रही थी। बिल्कुल सही। जो लोग बातें करते हैं उन्होंने कभी देखा नहीं है, इनके साथ डील नहीं किया है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से क्विकली हम 1-2 मजीद सवालात पूछेंगे, IMF के हवाले से पूछेंगे जो बहुत ज्यादा इस वक्त जेरे बहस है। और आज शौकत तरीन साहब ने एक और भी बात की महंगाई के हवाले से, उस पर भी जरा डॉक्टर साहब का नुक्ता नजर जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक हसन साहब। आप नस्ट के प्रिंसिपल हैं, पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, आज शौकत तरीन साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र किया कि उनका भी ट्रेड डेफिसिट 10 अरब डॉलर से बढ़कर अब 20 अरब डॉलर तक हो गया है, तो यकीनन वो आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी ममालिक के भी हालात को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन वहां पे ऑब्वियसली जिस तरह से इंडस्ट्री उनकी पिछले इतने सालों से, IT देख लें, कितनी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो फ्लरिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की वो हालत नहीं है। सो शायद ये तकाबुली जायजा को इतना ज्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि उनके पास दीगर और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनकी मदद से वो इसको जल्दी इससे रिकवर भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई के इस वक्त जो हालात हैं, एंड डेफिनेटली कोविड ने जो अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है पूरी दुनिया को ही महंगाई की लपेट में लेने के लिए, और बिलखुसूस पाकिस्तान और दीगर डेवलपिंग ममालिक को, तो क्या शौकत तरीन साहब की इस बात को महज एक दिलासा समझें जो आज उन्होंने कहा, या वाकई इसमें कोई हकीकत आपको नजर आती है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होने वाली है, अवाम जरा सब्र करें? देखिए, आपके इसमें 2 सवाल है। एक तो आपने इंडिया का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है गालिबन अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में 23 बिलियन डॉलर का हो गया था। 23 बिलियन डॉलर का एक महीने का गैप है। लेकिन वो देखे कि वो हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो हमें उस पैराए में देखना चाहिए कि अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट को 4-5 बिलियन डॉलर नवंबर के महीने में है, तो उनका तो फिर 50 बिलियन होना चाहिए था ना। 10 गुना इकोनॉमी है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि उनके रिजर्व देखें, कोई 350-400 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, उनको तो कोई असर नहीं होगा। उनका एक्सचेंज रेट आज से कई 7-8 साल से वो 72-73 रुपए पर डॉलर जो है वो मूव कर रहा होता है। तो कंपैरिजन सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने एक और सवाल किया था, मैं आपको भूल रहा हूँ, एक इंडिया का था, मैंने महंगाई के हवाले से बात की थी कि आगे एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज बात बताऊं। हम जब ये बात महंगाई की कर रहे हैं, ये महंगाई सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, सारी दुनिया में है। लेकिन क्यों है? देखिए, पैंडेमिक की वजह से तेल की कीमत बिल्कुल जमीन पे आ गई थी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2020 का एवरेज ले ले तो ये तकरीबन 35 से 36 डॉलर बैरल पे आ गया था।
लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट था, वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं था। हम तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में, हमने पाकिस्तान में तेल जो था हम खरीदते रहे हैं 2013-2014 में $108 से लेके $111 पर बैरल के हिसाब से खरीदते रहे थे। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था जिससे दुनिया की मार्केट कम हो गई, एयरलाइन सारे बंद हो गए, तो तेल की डिमांड कम हो गई, बिल्कुल गिर गई, जिसकी वजह से तेल की कीमत नीचे चली गई। अब हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं कि महंगाई हो रही है, भाई वो अब वापस आ रहे हैं अपने ओरिजिनल साइड पे। तो हमारे जहन में तो वो $30-40 वाला बैरल वाली दुनिया है, लेकिन वो नॉर्मल दुनिया नहीं थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो अब बिल्कुल सही ऊपर आ रहे हैं, नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमें यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए माहौलियात जनाब मलिक अमीन असलम साहब। मलिक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे आप, उन्होंने बहुत मुफस्सिल अंदाज में हमें बताया कि महंगाई के क्या असरात हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी इशू पर परेशान है तो वो उनके बजट के इशूज़ हैं कि गरीब शख्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत में इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनकी 2 वक्त की रोटी और बुनियादी ज़रूरियात एहसन तरीके से पूरी हो रही हैं या नहीं। सो आपसे हम ज़रा जानना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले आप ये बताइए कि COP26 में पाकिस्तान ने शिरकत की और आपने बड़ी भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सो उससे हम क्या आगे तवक्कुआत वाबस्ता रखें कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह आइंदा आने वाली जिन कमिटमेंट्स में हम कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और कुछ 2-3 उड़ती हमें खुशखबरियां भी मिली थी आपकी वजारत के हवाले से, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन पहले ज़रा COP26 के हवाले से हमें बताइएगा। जी शुक्रिया मलिया। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा ये जो बात की है, ये महंगाई वाली इश्यूज को, पाकिस्तान जो है इस महंगाई की लपेट में है, और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये इसकी वजूहत कुछ एक्सटर्नल है कुछ इंटरनल है। हमारी इंटरनल वजूहत तो ऑलरेडी चल रही थी कि पाकिस्तान उन अयाशियों की कीमत अदा कर रहा है जो पिछले 20 साल में इस मुल्क के साथ की गई है, और वो हर पाकिस्तान का बच्चा उसकी कीमत आज अदा कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक एक्सटर्नल वेव भी हिट की है जो कि कोविड से रिलेटेड है, ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इंशाल्लाह इस मुश्किल में से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। जहां तक रहेगी बात COP26 की, तो पाकिस्तान की एक बहुत इफेक्टिव एंगेजमेंट हुई COP26 के ऊपर, और वहां पर बड़े हाई लेवल के ऊपर तकरीबन 40-50 किस्म की के हेड्स ऑफ डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई जो कि बहुत फ्रूटफुल साबित हुई है। उसके अलावा हमारा एक वहां पर विजिबिलिटी बहुत हाई थी, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है वो तमाम दुनिया ने इन इफेक्ट उस विजन को ही अपना लिया है, जो कि क्लीन एनर्जी पे और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है। जहां तक आपने बात की कि उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं, मैं आपको 2 तो एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक आते साथ हमारी एक जर्मनी के साथ वहां पे MOU साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने 150 मिलियन यूरो की पाकिस्तान को एक ग्रांट एड दी है। तो वो आते साथ ही उसके ऊपर उन्होंने पहला अपना जो खेप था जिसके अंदर हम एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट करवा रहे हैं 3 एजेंसी से अपने 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का, उसकी उन्होंने फंड रिलीज कर दी और वो हमने उसका फंक्शन भी किया है। दूसरा एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट से मेरी वहां पे मुलाकात हुई, उनके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पे, और वहां पर उन्होंने हमारे साथ एंगेजमेंट की कि हम जो हमारा कोयले में चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से फेज आउट कर सकते हैं और क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने एंगेज भी किया, और पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 ममालिक में से बना जिन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट साइन की, और कल उनका लेटर मुझे आया जिसमें उन्होंने इस चीज को कंफर्म भी किया, हमें मुबारकबाद भी पेश की, और साथ $3 लाख पहली जो फिजिबिलिटी है उसकी एड उन्होंने हमें ग्रांट एड दी कि वो जनवरी से उनके कंसल्टेंट आ जाएंगे और 3 महीने के बाद हमें वो रिपोर्ट देंगे कि हम किस तरीके से कोयले से जो फेज आउट है उसको मुमकिन बना सकते हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी बात, वर्ल्ड बैंक की वहां पर हमारे मेरी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ मुलाकात हुई। तो वर्ल्ड बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर 15 को तशरीफ ला रहे हैं, और हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ उनका एक लॉन्ग रेंज MOU साइन हो रहा है, लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो, कि वो एक क्लाइमेट चेंज के इशू पे पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट चाहते हैं।
और उसमें जो खुशखबरी वाली बात की है आपने, वो इंशाल्लाह हम उनके साथ एक एंगेजमेंट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हम नेचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम दरख्त लगा रहे हैं, यहाँ पर 10 बिलियन ट्री दरख्त लगा रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ा रहे हैं, अपने रिचार्ज पाकिस्तान के जरिए अपने सैलाबी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अब दुनिया में एक इसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल हो रही है, और पाकिस्तान चूंकि दुनिया से आगे है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमने ये काम 2014 का शुरू किया हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छा एक मौका बन रहा है कि हम कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट के तहत अपने इस प्रोजेक्ट को जो कि इस वक्त हम अपने पैसों से लगा रहे हैं, उसको हम रिकग्नाइज भी करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ उसकी फॉरेन जो पार्टनरशिप फंडिंग है वो करवा लें, और उसके अब बड़े करीब है। और इंशाल्लाह मुझे तो यकीन है, जिस तरह सुबह भी बात हुई एक फोरम के ऊपर के इमरान खान साहब ने जिस नेक नीति के साथ ये दरख्त लगाए हैं, मुझे यकीन है कि ये दरख्त वो सारा पैसा जो इमरान खान ने इन पे लगाया है वो वापस पाकिस्तान को करेंगे इंशाल्लाह। वंडरफुल। अच्छा मिनिस्टर साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं आपसे स्मॉग के हवाले से पूछना चाहूंगी कि हम तो खैर खुशकिस्मती से इस्लामाबाद में रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे स्मॉग का वो इशू नहीं है, लेकिन हम समेत मेरी बहुत सी फैमिलीज लाहौर में रहती हैं और वो शदीद परेशान है स्मॉग की वजह से। अभी हमने देखा उस दिन मोटरवे पर एक्सीडेंट भी बहुत टेरेबल था जो हुआ। कब तक इस स्मॉग के मसले से हमारी जान छूट सकती है इंशाल्लाह? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्या हल आपकी हुकूमत ने सोचा, क्योंकि आपको बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से मिली भी है पीएम की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं अभी एक मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब थे और चीफ मिनिस्टर केपी के भी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब के भी थे, और इसी इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो मीटिंग बुलाई थी, और उसमें हमने उनको 15 सिफारिशात पेश की हैं जो कि सारे प्रोविंसेस में लागू करने की जरूरत है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्रॉप बर्निंग के ऊपर, जो हमारी पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो हमारे ये ब्रेक किल्स हैं इसके ऊपर, और ग्रीनिंग ऑफ अर्बन सिटीज जो है उसके ऊपर ये सिफारिशात थी। उसमें बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की 15 सिफारिशात हैं, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 महीने का टाइम दिया और उन्होंने कहा है कि ये प्रोविंसेस को भेजें, और प्रोविंसेस से इसके ऊपर टाइमलाइंस के साथ एक रिस्पांस लें ताकि हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें और ग्राउंड के ऊपर लेकर आएं। इसमें इकदाम ऐसे हैं कि हम मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए, और फिर इसके तदारक के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक मेजर शिफ्ट करना चाहते हैं। क्लीन फ्यूल जो कि यहाँ पर 70% इस वक्त जोरो 5 आ रहा है, जो बाकी 30% रह गया है, उसमें जो हमारी रिफाइनरीज है उनके अपग्रेडेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि फौरन कैबिनेट में लेकर आया जाए उसको, और उसको अप्रूव किया जाए। अर्बन एरियाज में उन्होंने कहा है कि जहां पर भी अर्बन एरियाज मौजूद हैं उसको ग्रीन करना है हमने, और उसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन उसको मजीद फास्ट और तेज बनाया जाए। इसी के साथ क्रॉप बर्निंग के ऊपर एक सोल्यूशन निकल आया है कि हैप्पी सीडर मशीन होती है जो कि फार्मर्स को दी जाए ताकि वो ये सबल को दोबारा से ग्राउंड के अंदर यूज करके उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सके। तो उसकी उन्होंने कहा है कि तमाम प्रोविंसेस इसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें। इसी तरह ये टोटल 15 सिफारिशात हैं, 1 महीने का हमने टाइम दिया है कि इसको प्रोविंसेस से कोऑर्डिनेट करके इंक्लूडिंग इनके पैसे कितने लगेंगे और कितनी जल्दी ये हो सकता है ताकि इसको हंगामी बुनियादों पर डील किया जाए। ये एक खामोश कातिल है एयर पोल्यूशन जो है, इसके आपको नजर नहीं आता, लेकिन ये बहुत खतरनाक किस्म की एक सिचुएशन है, और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान ने मुकाबला करना है और उसके लिए बहुत सिफारिशात तरतीब देती है इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिनिस्टर साहब से कुछ तो 1-2 सवालात पूछेंगे और एक शिकवा भी करेंगे कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो 1 रुपए का काम करते हैं लेकिन 10 रुपए लगाते हैं उसकी तशहीर पर कि देखें ये कितना बड़ा काम मैंने कर दिया। मिनिस्टर साहब उन चंद एक लोगों में शामिल हैं जो 100 रुपए का काम करके भी वो 1 रुपए की भी उस काम की भी ना मशहूरी करते हैं ना कोई अपनी करते हैं, बस उनको होता है कि सिर्फ काम में लगे रहें। तो ये इनसे हमें एक शिकवा जरूर है कि मीडिया पे हम लोगों के पास आया करें ताकि कोई पता चले कि ये इतना सारा जो ग्राउंड पे काम हो रहा है उस हवाले से अवाम भी जाहिर है कि उनको अप्रिशिएट भी कर सके, और कुछ ये कि लोगों को हौसला भी हो कि सब बुरा नहीं है। जहां पे महंगाई के मुश्किल हालात हैं, दीगर चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस इशूज पंजाब में देख लें,
फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज्यादा हैं। सो वो चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन जो खुशी की बात है वो बताने के लिए भी इनको हमारे पास ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा मिनिस्टर साहब से दो अहम सवालात करेंगे इन्हीं की मिनिस्ट्री के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर जनाब मलिक अमीन असलम साहब, जो कि इमरान खान साहब का जो 10 बिलियन ट्री सुनामी और पाकिस्तान में माहौलियाती बेहतरी लाने का जो उनका वादा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, उस पर बड़ी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और आज के नहीं, पिछले 1, 2, 3 साल के नहीं, 2014 से लेकर हमने इनको बहुत इस हवाले से एक्टिव देखा। और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस मेहनत का ऐसा फल दिया कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्क की मिसालें दी जाती हैं माशाल्लाह डेवलप्ड वर्ल्ड में कि पाकिस्तान से कुछ सीखा जाए। अगर नाज़रीन आपको याद हो, पिछले प्रोग्राम में जब मलिक अमीन असलम साहब हमारे पास आए थे तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी सुनाई थी कि कोई पाकिस्तानी हुकूमत एक ऐसा नेचर बॉन्ड शायद साइन करने जा रही है जिससे पाकिस्तान के कर्जों में भी या तो कमी आ जाएगी या फिर उन कर्जों की शराइत इतनी आसान हो जाएंगी कि पाकिस्तान के कौमी खजाने में एक आसानी महसूस की जा सकेगी। सो मलिक साहब, उस हवाले से क्या अपडेट है, जरा बताएं ना हमें। जी बिल्कुल, ये आपने सही बात की है कि ये एक बड़ा इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरीके से हम अपनी नेचर को फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ने इसमें एक बोल्डली कदम आगे लिया। हमें एक प्रपोजल आया तो हमने कहा जी बिल्कुल हम करने को तैयार हैं इसमें, और इस वक्त हम अल्लाह के फजल से उसके बड़ा करीब हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह या तो हमारे जो कर्जाजात, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक साइड पे नेचर में भी इन्वेस्ट कर रहा है और वो इंशाल्लाह हमने करते रहना है। जो हमारे पास पैसे हैं उसके साथ हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट है बड़ी स्ट्रॉन्ग, और दूसरी साइड पे हमें मजबूरन और वजूहात की वजह से कर्जा लेना पड़ता है बाहर से। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, और एक अपॉर्चुनिटी दुनिया के लिए ये है कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर और जो नेचर में इन्वेस्ट करते हैं ममालिक, उनके लिए फंडिंग मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह इस नेचर परफॉर्मेंस बॉन्ड के जरिए चाह ये रहे हैं कि हमारा जो नेचर की इन्वेस्टमेंट है वो हम आसान शराइत के कर्जों पे या कर्जे माफ करा के उसको फाइनेंस कर सकें। और उस पे हमने काफी काम कर लिया है, बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस है, और इंशाल्लाह हम उसकी तरफ बढ़े और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये जो COP26 में आप भी तशरीफ लेकर गए, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की जानिब से कितने लोग गए थे और दीगर ममालिक की जानिब से कितने लोगों पर मुश्तमिल डेलीगेशन आया था, क्योंकि यहाँ पर यह भी बहुत ज्यादा एक बात की गई जो आप लोगों के सियासी नाक़दीन हैं, ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बहुत सख्त तनकीद की गई कि हम पर तनकीद किया करती थी PTI के जी हम नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी फैमिली को लेकर चले जाते थे। तो PTI ने खुद क्या किया है कि इनके अपने भी लोग जो हैं वो सैरो तफरी के लिए गए हैं। तो एक तो इस चीज पर को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या आपकी फैमिली भी गई थी और क्या उनको किसी NGO ने फंड किया था? ये सारे एतराजात का जरा जवाब दीजिएगा। ये आपने जो सवाल किया है मैं भी बड़ा आके वापस एंजॉय कर रहा हूँ। हर तरफ से ऐसी तनकीद है कि इसको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ हकायक बताना चाहता हूँ। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल डेलीगेशन था वो 8 बंदों पे मुहित था। इसके कंपैरिजन में अगर ऑफिशियल डेलीगेशन आप बाकी ममालिक के देखें, मैं 2-3 का आपके सामने जिनके नाम लेता हूँ जो कि कंपैरेबल है। इंडिया का जो था वो 130 लोगों पे मुहित था, बांग्लादेश का 222 लोगों पे मुहित था, कीनिया का 140 लोगों पे मुहित था। ऑफिशियल डेलीगेशन हमारे 8 थे। हमारा मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे छोटा ऑफिशियल डेलीगेशन था वहां पे। इसके बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की विजिबिलिटी वहां पर सबसे ज्यादा थी। हमारा पवेलियन जो था वहां पे इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पवेलियंस। हमें वहां पर जो दुनिया के 196 ममालिक में से 3 ममालिक चुने गए जिनको नेचर लीडर करार दिया गया, वो पाकिस्तान उनमें शामिल था। दुनिया की यूनाइटेड नेशंस ने जिन 4 ममालिक को चुना है फॉरेस्ट्री चैंपियंस, उनमें भी पाकिस्तान शामिल था 196 ममालिक में से। बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का जो वहां पे फंड्स लगे उसमें गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाजत दी थी कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के फंड, प्रोजेक्ट्स के ऐसे फंड मौजूद है जो कि लैप्स हो जाएंगे, तो उनको हम इस्तेमाल कर सके। उन्होंने उसकी इजाजत दी। इसमें ये भी नहीं हुआ कि हमने
ग्लेशियर्स का पैसा लगा दिया या कम्युनिटीज का पैसा लगा दिया, ये भी स्पिन मारा गया है मीडिया में, बिल्कुल झूठ है। पैसा लगा सिर्फ जो ट्रेवल यूएन के ट्रेवल हेड के अंदर होता है उसका पैसा लगाया गया। तीसरी बात ये की गई कि फैमिली साथ गई और फैमिली के जो टिकट है वो यूएन ने दे दिया, या कोई ऐसी बात नहीं हुई। फैमिली मेरी बिल्कुल साथ गई थी, मेरी वाइफ साथ थी, लेकिन उनका टिकट मैंने खुद दिया था। मेरी बेटी साथ थी, उनका टिकट मैंने खुद दिया था। वो उनके अपने वहां पे काम थे और वो वहां पर किसी ऑफिशियल डेलीगेट के तौर पे नहीं गई थी, ना उनको गवर्नमेंट का कोई फंड मिला, ना उनको किसी डोनर का, किसी एनजीओ का फंड मिला। तो ये एक बात का पतंगड़ बनाना या एक सोशल मीडिया पे सुर्खी बनाना, फिर उसको एक दिन चलाना, अपनी हिट्स लेना लाइक की, ये उस चक्कर में सारा बात हो रही है। लेकिन आप भी इंजॉय करें इसको, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा मिनिस्टर साहब, इसी हवाले से ये भी बहुत ज्यादा बात की गई कि जी ये तो वुज़रा की लड़ाई हो गई, एक बहुत ठीक ठाक संगीन लड़ाई हो गई, जिस पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पता नहीं किसी को डांटा कि क्या किया। ये परसों जो कैबिनेट हुई है 2 दिन कबल, उसमें उस हवाले से मंगल के रोज मैंने देखा कि कई सहाफियों ने इसको कवर भी किया था। सोशल मीडिया पर बहुत बात हुई कि जी आपकी वजारत में हो गई है लड़ाई। तो आप तो बड़े सुलझू किस्म के वजीर हैं, आपकी तो कभी किसी वजीर से भी लड़ाई नहीं हुई, तो अपनी वजारत में क्या लड़ाई हुई है? पहली बार जब मैंने ये खबर सुनी तो रियली मैं आई वाज शॉक्ड कि यार ये कहां से खबर निकली है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मतलब दूर दूर से ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसका फिर हमने एक ज्वाइंट जरताज ने और मैंने इसका एक ज्वाइंट रिबटल दिया। अच्छा। लेकिन एक हमारे एमएनए साहब हैं जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठ के उन्होंने ये बात की और फिर उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जी कि आप ऑडिटर जनरल को कहें इसकी तहकीक कराए। अच्छा। कि मिनिस्टरों की क्यों लड़ाई हुई है। बिल फर्ज मिनिस्टरों की लड़ाई भी हुई होती तो ये ऑडिटर जनरल का काम है कि उसकी तहकीक करे। ऑडिटर जनरल पे आप पाकिस्तान का पैसा क्यों जाया कर रहे हैं, आप वहां पर पाकिस्तान क्यों के वोट लेकर गए हुए हैं, इस काम के लिए गए हैं कि आप ये तहकीक कराएं कि मिनिस्टरों की लड़ाई हुई कि ना हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हमने उसका डिनायल भी किया है, पब्लिकली ऑफिशियली दोनों ने मिलकर डिनायल किया है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी जरूरी समझा कि एक शख्स जो कि पब्लिक का फंड लेके, पब्लिक के वोट लेके गया हुआ है और एक पब्लिक के फोरम के ऊपर इस तरह का झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपनी पार्टी के अकाउंटेबिलिटी फोरम को यूज किया और उसके खिलाफ वहां पर एक दरखास्त दी है अलॉन्ग विद द जॉइंट स्टेटमेंट जो हमने साथ लगाया है। तो वो इंशाल्लाह कल उनको वहां पे बुलावा आया हुआ है, वहां पे उनसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वहां पे लड़ाई हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा मिनिस्टर साहब, अब आखिर में एक दो बस क्वेश्चंस में टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक तो पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके जहन में, आपकी मिनिस्ट्री के जो पाइपलाइन में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए माहौलियाती आलूदगी के जो मैग्नानिमस चैलेंज है इससे निबर्द आजमा हो सके और पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतरी हो सके? इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त दुनिया के लिए, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया को एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। यू टर्न ये कि हम इस वक्त फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, तेल और गैस के ऊपर हमारा इंहिसार है तमाम तरक्की का, तमाम दुनिया में। उससे हमें यू टर्न लेना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया की आबो हवा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही। और उसके लिए बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शायद सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। बिल गेट्स ने भी एक किताब लिखी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसने भी ये बात की है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकल सकें। एक बहुत जबरदस्त मेरी कल रात को बात हुई है, हमारी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अर्थ इंस्टीट्यूट उसको हेड करती हैं वो, उन्होंने खास अप्रोच किया मुझे COP26 के बाद। तो उनसे मेरी कल बात हुई तो आई वाज एस्टोनिश्ड। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की जिसको वो कहते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर, वो वहां पर यूज कर रहे हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा से कैप्चर करते हैं, तो हवा से आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर लेते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं पानी में से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो पानी और हवा में से जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको मिला के उन्होंने बताया कि हमने एक मेथनॉल फ्यूल बना लिया जो कि गाड़ियों में पेट्रोल की जगह यूज हो सकता है। इट इज द सेम प्राइस एज पेट्रोल और वो गाड़ियों में यूज हो सकता है। तो मैंने उनको दावत दी है कि फौरन आप पाकिस्तान आए और हम इसको पाकिस्तान में एम्प्लॉय करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा उस पर पॉजिटिव रिप्लाई था और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कटिंग एज एरियाज के अंदर आ जाए। और इस वक्त चूंकि पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर एक क्लियर क्लाइमेट विजन दिया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की वो इंप्रेशन बन गया हुआ है दुनिया में कि ऐसे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह उनको मैंने कहा है वो
बिल्कुल इस पे बड़ी पॉजिटिव थी और इंशाल्लाह देखें शायद हम ये पाकिस्तान में करके दिखाएं इंशाल्लाह। और अगर मिनिस्टर साहब ये हो जाता है तो इससे तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल का आए दिन मसला होता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई और उससे जाहिर है कि गरीब आदमी की जेब पर बुरी तरह से इसका असर पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह इस हवाले से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, जो कि यकीनन हमने आज से 2-3 साल पहले तक इमेजिन ही नहीं किया था कि आप माहौलियात के मजमून को, जिसको आमतौर पर इस कदर लाइटली लिया जाता है कि ये तो बोरिंग सा सब्जेक्ट है, सो यकीनन ये तो मैं आपकी हुकूमत को क्रेडिट दूंगी और बिलखुसूस आपको कि 2014 से लेकर आज तक आपकी जो मेहनत है माशाल्लाह रंग ला रही है कि अब हम अपने बड़े बड़े चैलेंजेस में इस हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन मिनिस्टर साहब, ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है और इस हवाले से जो एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात की जाती है कि नौजवानों को रोजगार का भी मौके मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए, सो अब तक कितने नौजवान ऐसे हैं जो कि अकोमोडेट हो चुके हैं या पाइपलाइन में होने को हैं, और 10 बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से अब तक की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम है कि हम ऐसी तरक्की करें और ऐसी सिमत में नेचर की प्रोटेक्शन करें कि उसके साथ लोगों की जॉब जुड़ी हो। और इसके लिए हमने ग्रीन स्टिमुलस प्रोग्राम डिजाइन किया था जो कि कोविड के जमाने में हमने शुरू किया, वर्ल्ड बैंक से हमने उसकी फंडिंग ली और अब वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 15 दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा, 15 और 30 दिसंबर के दरमियान। उसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 2 से 2.5 लाख लोगों को उसमें नौकरी देंगे जो कि मुख्तलिफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर होगी, मसलन आपके नर्सरी ग्रोअर्स के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स के लिए, फायर प्रोटेक्टर्स के लिए, नेशनल पार्क रेंजर्स के लिए, ये तमाम हमने डिजाइन कर ली है। प्रोविंसेस में उनके प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और इंशाल्लाह वो अब फाइनल अप्रूवल स्टेज के ऊपर है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये हवाई बातें नहीं होंगी, ये इंशाल्लाह आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। आपने ये गिला किया था कि मैं मीडिया पे कम आता हूँ, मेरा कोशिश ये है कि जितना टाइम मेरे पास रह गया है वो मैं कोशिश करके उसकी डिलीवरी कर सकूं और इमरान खान साहब को जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं लोगों के साथ ग्राउंड पे वो ला के दिखा सकें, ताकि उसमें टाइम में आप जो ग्राउंड पे कर सकते हैं, जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो काम खुद बोलता है। बिल्कुल सही बात है। मिनिस्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिकवा हमारा रहेगा अगर आपने फ्रीक्वेंटली अवाम को, जो उनका हक है कि वो जाने कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को क्या फायदा इससे हो रहा है, ये तो जाहिर है कि अवाम का जानने का हक है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने इशफाक हसन साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जरा एनालाइज करके और आइंदा की प्रोजेक्शंस के हवाले से बात की कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अवाम क्या एक्सपेक्ट करे कि इंशाल्लाह मईशत किस सिमत को जाएगी। अगरचे हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन साहब तो कह चुके हैं कि घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि ये तो सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है। जब होगी तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की अवाम तभी सुकून में आएगी। और दूसरा ये कि जो मलिक अमीन असलम साहब ने गुफ्तगू की, बहुत खुशाइन बातें हैं माशाल्लाह। बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट के मैदान में कम अज कम क्लाइमेट चेंज के जाइगेंटिक इशू से डील करने के लिए जो अपना कलीदी किरदार अदा करके एक एग्जाम्पल सेट की है माशाल्लाह। और COP26 में जहां पूरी दुनिया के ममालिक आए थे, उन 196 ममालिक में से टॉप 3 ममालिक में शामिल हो जाना, जिनको सिलेक्ट किया जाए कि आइए आप हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करें क्योंकि आप संजीदा लग रहे हैं अपने इस वादे में कि क्लाइमेट चेंज के मसले से निबर्द आजमा होने में आप अपना अहम किरदार अदा करेंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कल को पाकिस्तान भी गैसोलीन बनाने में अगर इसी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद बनाने लगता है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी इस डिपेंडेंस की, जो हमें आलमी मंडी में तेल की कीमत के उतार चढ़ाव से अभी फर्क पड़ता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।